बीजापुर के तर्रे में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में शहीद जवानों की संख्या 8 हो गई है, जबकि कई जवानों का इलाज रायपुर और बीजापुर के अस्पताल में जारी है। कुछ जवान अभी भी लापता हैं। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। जगदलपुर में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में शहीद जवान बबलू राभा को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद पार्थिव शरीर को रायपुर लाया गया। यहां से शव को गुवाहाटी भेजा जाएगा। बता दें कि असम के बबलू कोबरा 210 बटालियन में पदस्थ थे। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह रायपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि बीजापुर नक्सल हमले में 21 जवान लापता है। डीजी कुलदीप सिंह ने सीआरपीएफ के आईजी डीआईजी से रिव्यू मीटिंग करेंगे। साथ ही डीजी हालात का जायजा लेने जगदलपुर भी जा सकते हैं। बीजापुर मुठभेड़ में शहीद जवानों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि छत्तीसगढ़ में माओवादियों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए जवानों के परिवार के साथ मेरी संवेदना है। बहादुर जवानों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जाएगा। घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजापुर में सुरक्षा बलों पर हुए नक्सल हमले को लेकर दुख जताया। साथ ही अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात की। गृह मंत्री ने स्थिति का जायजा लेने के लिए सीआरपीएफ के महानिदेशक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बीजापुर के तर्रे में हुए नक्सली मुठभेड़ को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजापुर सुकमा जिले की सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सली मुठभेड़ में जवानों के शहीद होने का समाचार दुखद है। मेरी संवेदनाएं शहीदों के परिजनों के साथ है। हमारे सुरक्षा बलों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। नक्सल हमले में शहीद जवानों को पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने श्रद्धांजलि दी। रमन सिंह ने कहा, जवानों के शहीद होने की खबर दुखद है। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सली घटना बढ़ रही है। कांग्रेस लगातार अब तक ठोस नीति नहीं बना पाई। ओडिशा विधानसभा में शनिवार को बीजेपी के कुछ विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष की तरफ कथित तौर पर चप्पल, ईयरफोन और कागज फेंके, जिस कारण से बीजेपी के 3 विधायकों को इस अधिवेशन से निलंबित कर दिया गया। विधायक जयनारायण मिश्र, विष्णु सेठी और मोहन मांझी को निलंबित किया गया। असम के मंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि असम में बीजेपी की सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है, असम में बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि असम की जनता विकास के साथ है। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी एक तरफ जय श्री राम को गाली मानती है और दूसरी तरफ कहती हैं कि सारे अल्पसंख्यक एक होकर हमें वोट दें। सांप्रदायिक तनाव ममता की नीति बन चुकी है। 2 मई को उनकी हार सुनिश्चित है। असम में तीसरे फेज के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। वहीं बीजेपी नेताओं ने अंतिम समय तक पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह असम में आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज असम में अभयपुरी साउथ और पाठशाला टाउन में जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम 7 बजे मुख्यमंत्री रायपुर लौटेंगे। बता दें कि असम में आज अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। यहां 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की है। अधीर रंजन ने पीएम मोदी के खिलाफ बंगाल में राजनीतिक रैलियों के लिए वीवीआईपी विमान का इस्तेमाल करने की शिकायत की है और चुनाव आयोग में आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। एंटीरिया केस में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के सस्पेंड एपीआई सचिन वाजे की कस्टडी 7 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। साथ ही स्पेशल कोर्ट ने एनआईए को निर्देश दिया है कि वाजे को हर तरह की मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। स्पेशल कोर्ट ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया कि 7 अप्रैल को अगली पेशी के दौरान वह वाजे के स्वास्थ्य और उनकी बीमारियों पर डिटेल रिपोर्ट पेश करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य दवाओं के देशी अनुसंधान और उसके स्थानीय उत्पादन पर अधिक ध्यान देने के साथ ही दुर्लभ बीमारियों के इलाज की उच्च लागत को कम करना है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत उन दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान बांस के घर बना रहे हैं, जिन्हें तिरंगे के रंग में पेंट किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राकेश टिकैत के आदेश पर गर्मी से बचने के लिए बांस के घर बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए नेपाल से बांस के कारीगर बुलाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि जेएनयू में बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नहीं है। इसके लिए मैंने वीसी को पत्र भेजा है कि जेएनयू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने आंदोलन की चेतावनी दी है।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम घटने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कच्चे तेल के दाम घटेंगे तो उसका पूरा फायदा हम ग्राहक को देंगे। हमने वादे के मुताबिक इसका लाभ ग्राहक को देना शुरू कर दिया है। इधर सोने और चांदी की चमक एक बार फिर बढ़ने लगी है। इस सप्ताह सोना 450 रुपए बढ़कर 44,919 पर पहुंच गया। हालांकि बहुत कम तेजी के साथ चांदी 54 रुपए महंगी होकर 63,737 पर पहुंच गया। कोरोना के मद्देनजर सोने चांदी में उछाल आगे भी बने रहने की संभावना है। साल के आखिर में सोना 48,000 तक पहुंच सकता है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने बताया कि रविवार सुबह उनके पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। इसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। वे होम क्वारंटाइन में हैं। उन्होंने संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की। आईपीएल 2021 के आगाज में सिर्फ 6 दिन पहले दिल्ली कैपिटल्स को एक बड़ा झटका लगा है। टीम का ऑलराउंडर अक्षर पटेल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कैपिटल्स के मैनेजमेंट ने अक्षर के कोरोना संक्रमित होने की खबर की पुष्टि कर दी है। अक्षर दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कोरोना संक्रमित हुए हैं। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के नीतीश राणा भी पॉजिटिव हुए थे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 13 करोड़ 13 लाख को पार कर गया। वहीं 28,58,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 10 करोड़ 57 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 27 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 92,994 नए मामले सामने आए। कोरोना केस में 1 करोड़ 24 लाख के पार अब पहुंच गया है। कोरोना से 514 नई मौतों से अब तक 1,64,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में 60,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर झेल रहे देश के लिए राहत देने वाली खबर है। इस महीने के मध्य तक दूसरी लहर का पीक आ जाएगा। यानी इस समय एक दिन में मिल रहे नए मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद संक्रमण के मामले कम होने लगेंगे। ऐसा सबसे पहले पंजाब और फिर महाराष्ट्र में होगा। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने एक गणितीय मॉडल सूत्र के जरिए स्टडी कर यह संभावना जताई है। केंद्र सरकार ने हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन के लिए स्टेशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सरकार ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिया। केंद्र सरकार को ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि फ्रंट लाइन वर्कर्स के नाम पर कुछ ऐसे लोग वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं जो इसके क्राइटेरिया में नहीं आते। केंद्र ने इसे वैक्सीनेशन गाइडलाइन का उल्लंघन माना। महाराष्ट्र में 49,447 नए मामलों से कुल आंकड़ा 29,53,000 को पार कर गया। राज्य में 277 मौत से अब तक 55,656 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 4 लाख को पार कर गया है। राज्य में 37,821 मरीज स्वस्थ हुए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम ठाकरे ने लॉकडाउन के संकेत दिए हैं। मध्य प्रदेश में 2,839 नए केस मिलने से आंकड़ा 3,03,000 को पार कर गया। राज्य में 20,369 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 15 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 4,029 पहुंच गया। बढ़ते संक्रमण के बीच भोपाल में 502 और इंदौर में 708 नए केस सामने आए। गाइडलाइन के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। आज पूरे मध्य प्रदेश में संडे लॉकडाउन लगा हुआ है। कल सुबह 6 बजे तक बंदिशें रहेंगी। इस दौरान केवल जरूरी सेवाएं ही चालू रहेंगी। साथ ही वैक्सीनेशन भी जारी रहेगा। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। भोपाल में कोरोना संक्रमण के बीच सैनिटाइजेशन को लेकर 200 में से 50 शिकायतों का भी निराकरण नहीं हो पाया। निगम ने सैनिटाइज के लिए जोन में नई मशीनें उपलब्ध है। नई विशेष दल शहर की कॉलोनियां, मोहल्लों, दफ्तरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सैनिटाइजेशन नहीं हो पा रहा है। कोरोना संक्रमितों के घरों तक निगम सैनिटाइजेशन नहीं कर पा रहा है। जानवरों में कोरोना के नए स्ट्रेन ने वन विभाग के अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में जानवरों की सुरक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। बाड़ों में सफाई कर्मचारियों की ड्रेस अलग रखी जा रही है। वहीं वन जीवों को भोजन देने में भी सावधानी बढ़ा दी गई है। वन विहार में बाघ, तेंदुआ, हिरण, बारहसिंगा समेत 1558 वन जीवों का बसेरा है।
छत्तीसगढ़ में 5,818 नए मरीजों से आंकड़ा 3,63,000 को क्रॉस कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 36,312 पहुंच गया। 36 मरीजों की मौत से अब तक 4,283 मरीजों की मौत हो चुकी है। 1,328 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,23,000 को पार कर गया। रायपुर में 2,287, दुर्ग में 857 और बिलासपुर में 342 नए मरीज सामने आए हैं। राजधानी रायपुर में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दिया। राजधानी में आज से शाम 6 बजे तक ही दुकानें खुल सकेंगी। वहीं राजनांदगांव में शाम 4 बजे तक ही छूट दी गई है। प्रदेश में चित्रकूट जलप्रपात समेत सभी पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। कोरोना महामारी के लिए वैक्सीनेशन लगाने लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन अंबिकापुर मैनपाट के केसरा गांव की महिलाएं रो कर वैक्सीन नहीं लगाने की गुहार लगा रही है। लेकिन उस गांव के सरपंच और उसके पति की जिद पर जबरदस्ती टीकाकरण केंद्र ले जाया जा रहा है। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरबा में धारा 144 लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रशासन और पुलिस कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने में जुटा है, ताकि संक्रमण पर ब्रेक लगाया जा सके। वहीं एसपी के आदेश पर टीम ने एक ही दिन में 1,30,000 से ज्यादा का फाइन वसूला है। जेएससीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखकर 18 साल की उम्र से ज्यादा के सभी लोगों को टीकाकरण अभियान में सम्मिलित करने की मांग की। अमित ने कहा कि 18 से 45 साल के आयु के लोगों को वर्तमान में चल रहे टीकाकरण के दायरे से बाहर रखने से कोरोना। दमोह विधानसभा उपचुनाव में अब 22 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। 11 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन फॉर्म वापस ले लिए हैं। निर्वाचन अधिकारी इसकी जानकारी दी है। चुनाव लड़ने के लिए कुल 37 प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म जमा किए थे, जिनमें से 4 फॉर्म स्क्रूटनी के दौरान रिजेक्ट हो गए थे। डोंगरगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह ने बाबा अमलेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और कोरोना से मुक्ति और राज्य की खुशहाली की कामना की। इस दौरान रोपवे बंद होने के चलते मंत्री सिंहदेव सीढ़ियां चढ़कर मां के मंदिर पहुंचे। विदिशा में एपिसोड 4 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। सिरोंज के तरवरिया ग्राम पंचायत सचिव अमान खान को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। सचिव का किसान से रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। लोरमी के वन परिक्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खनन के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि भूत कछार से लेकर सरगढ़ी तक 3 किलोमीटर का रोड स्वीकृत है, जहां अवैध उत्खनन किया जा रहा है। फिलहाल एसडीएम ने पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों ने एक बार फिर प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि बीएसपी के यूआरएम और बीआरएम के लगभग 500 कर्मचारी वेतन समझौते पर कोई फैसला नहीं होने से नाराज है। इसको लेकर उन्होंने एक दिन का टूल डाउन करते हुए प्रबंधन को संकेत भी दिया है। एमपी में शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को 9% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की गई है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों ने भी राज्य सरकार से लंबित महंगाई भत्ते के भुगतान की मांग की। कर्मचारी नेताओं ने सरकार से 21% महंगाई भत्ता देने की मांग की। महासमुंद पुलिस पर एक परिवार ने झूठे आरोप में फंसाकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए एसपी और आईजी से इंसाफ की गुहार लगाई है। न्याय नहीं मिलने पर परिवार ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। वहीं पुलिस जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। मामला जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र के लाखागढ़ गांव का है। डबरा में रेलवे द्वारा तीसरी लाइन बिछाने के लिए मिट्टी का उठाव किया गया। ठेकेदारों की लापरवाही से खोदे गए गड्ढे में भरे पानी में नहाने गया 16 साल का बच्चा डूब गया। डबरा के अरवू गांव में दिनेश बाथम नामक बच्चा पानी में डूब गया, जिसकी तलाशी के लिए प्रशासन ने ग्वालियर से गोताखोरों की टीम बुलाई है। सरगुजा के हर्रामार सागुन नदी के पास देवराही नर्सरी में एक 20 साल के युवक की हत्या कर दी गई। मृत युवक का नाम रवि प्रकाश मांझी है, जो हर्रामार का रहने वाला है, जिसका शव अर्धनंग स्थिति में पुलिस को बरामद हुआ। एएसआई शिवचरण साहू के मुताबिक सिर को पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या की गई है। छतरपुर में एक दंपत्ति की हत्या का मामला सामने आया। घटना अलीपुरा थाना क्षेत्र के करारागंज की है, जहां जमीन विवाद के चलते एक युवक ने अपने भाई और भाभी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने आरोपी आनंद पाल को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। कवर्धा के जरा नवागांव स्थित ईंट भट्टा के संचालक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को ईंट भट्टा के पास ही दफना दिया और सिंधपुरी थाने में उसकी आत्महत्या की झूठी रिपोर्ट लिखवा दी। शक के आधार पर पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
राजिम के पारा गांव में चोरी के 2 अलग-अलग मामलों में नवापारा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 30 से 31 मार्च की रात बिजली ऑफिस के स्टोर रूम से 40,000 कैश और बिजली सामानों की चोरी की थी, जबकि अगले दिन एक घर से 40,000 कैश सहित मोबाइल चोरी की गई। गढ़चिरौली के कुरखेड़ा इलाके में 29 मार्च के हुए एनकाउंटर के विरोध में नक्सलियों ने 12 अप्रैल को गढ़चिरौली बंद की धमकी दी है। नक्सलियों ने बॉर्डर के हिस्से में पर्चे फेंककर उनकी जानकारी दी। नक्सली इस दौरान किसी तरह की घटना को भी अंजाम दे सकते हैं, जिसे देखते हुए फोर्स अलर्ट हो गई है। बॉर्डर में जिले की फोर्स भी लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। आज ईस्टर डे है। ईसाई समुदाय के लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास है। दरअसल गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। इसके 2 दिन बाद रविवार के दिन प्रभु यीशु पुनः जीवित हो गए थे। इस दिन को ईसाई समुदाय के लोग त्योहार के रूप में मनाते हैं। रायपुर में भी ईस्टर डे को लेकर चर्च में खास साज सज्जा की गई है।